बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। तो आपके लेवल में रहते हुए, एफएससी लेवल में रहते हुए हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके जहन में हो इस टॉपिक को लेके तो वो रिमूव हो जाए, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। फिर इसका पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। फिर उसके बाद हम कुछ हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से हमें पता क्या चलता है एटम्स की नेचर के बारे में। और लास्ट में इसके पीरियोडिक ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे और उसकी रीज़न को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोज़ आप तक पहुंचती हैं, आप इन वीडियोज़ को देखते हैं, अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उनको बताया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कि जो आपने वीडियो देखी है वो आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें लाजमी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम इस काम को कंटिन्यू रखें। तो पहले समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। जहाँ भी आयोनाइजेशन का लफ्ज़ आए तो उसका मतलब है कि हम किसी भी एटम से या किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर आयंस में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो बनते कैसे हैं। किसी भी आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल्स की गैस को फिल किया जाता है, उसमें से एक्स रेज पास की जाती हैं, या उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम पास की जाती है, या उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम पास की जाती है। तो उसके पास ऑन करने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने का मतलब है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। अगर हम एटम के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता है कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द इन्फिनिट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब सपोज ये किसी भी एटम का आउटर शेल है, उस आउटर शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होगी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से या इस एटम से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ती है। जब हमें इसे एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देनी है कि ये फोर्स यहाँ से ख़त्म हो जाए, फोर्स ब्रेक हो जाए। जब ये फोर्स यहाँ से ख़त्म होगी तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को लीव कर सकता है। लीव करने का मतलब है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर जा सकता है। तो ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिस इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस की इसके ऊपर ग्रिप कितनी है, ये अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इस बात को आपने याद रखना है कि ये जो एनर्जी होती है ये डिपेंड करती होती है इस अट्रैक्शन के ऊपर कि न्यूक्लियस और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर अट्रैक्शन वीक होगी तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। इसलिए जब हम मॉलिक्यूलर आयंस बनाते हैं तो एक्स रेज पास करते हैं या अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम पास करते हैं। उसको पास करवाने का मकसद क्या होता है, हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और वही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या इसको आउटर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, amount of energy required to remove valence electron from isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को या आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि उस एटम के ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। मतलब ये एक एटम है जिसको हम आयोनाइज करना चाहते हैं, अगर इसके इर्द गिर्द कोई और भी एटम मौजूद होंगे या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस एटम के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अफेक्ट करेगा। तो चूंकि अगर इसके इर्द गिर्द कोई और एटम मौजूद होंगे इस एटम के, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा, तो हो सकता है कि वो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करे। इसलिए यूजली जो हम आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये जो उसको मेजर करते हैं वो आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है 496 किलो जूल पर मोल। यानी सोडियम का अगर 1 मोल हो तो उस 1 मोल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस तरह से मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है 738 राउंड अबाउट किलो जूल पर मोल। तो मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़ाहिरी बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नीशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि मैग्नीशियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप ज़्यादा है, ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसकी अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो वीक है, इसीलिए इसको निकालने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है हर एटम की या हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगी, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले साइज़ ऑफ एटम, या इसको नंबर ऑफ शेल्स भी कह देते हैं, एक ही बात है, नंबर ऑफ शेल्स, जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना साइज़ बड़ा होगा, या इसको साइज़ ऑफ एटम भी कह देते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो दूर होता जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन, और जितना आउटर इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा जो अट्रैक्शन है वो वीक होती जाएगी, और जितनी अट्रैक्शन वीक होगी उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी उस आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बड़े साइज़ के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, छोटे साइज़ के एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो साइज़ जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर साइज़ बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितनी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन के साथ आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जितनी अट्रैक्शन बढ़ेगी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितने प्रोटॉन ज़्यादा उतनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रॉन से, और जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का हमें पता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस की फोर्स को रोक रहे होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में, उनको हम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसका सेकंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका थर्ड शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ऐसे इस शेल के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन, ये इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुँचने में रोक रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं। जब ये शील्ड कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होती जाएगी। जितने ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, उतनी ही न्यूक्लियस की फोर्स इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वीक होती जाएगी। और जितनी ये फोर्स वीक होगी उतनी ही एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाने के लिए। तो शील्डिंग इफेक्ट भी आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर शील्डिंग ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और लास्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यानी किस ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हैं, एस ऑर्बिटल से, पी से, डी से या एफ से। हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं, उसके बाद फिर पी ऑर्बिटल आते हैं, फिर डी आते हैं, फिर एफ आते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस में मौजूद है उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी में मौजूद है, उसके बाद डी, और सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है। तो किस ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो लास्ट में हम बात करेंगे जहाँ पे हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ट्रेंड के अंदर। तो ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए, साइज़ किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं तो इसके पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करना बहुत ही आसान है। पीरियोडिक ट्रेंड में हम पहले डिस्कस करेंगे अलॉन्ग पीरियड्स। जब भी हम पीरियड्स की बात करते हैं तो पीरियड्स में हमेशा हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। किसी भी पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो शेल कांस्टेंट रहते हैं। अगर शेल कांस्टेंट रहेंगे, अगर शेल कांस्टेंट रहेंगे तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट भी आलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखूँ तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर अगर हम इसका देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका मतलब है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन ये सेकंड शेल ही है, जो लास्ट शेल है सेकंड पीरियड के अंदर वो सेकंड शेल होगा, यानी शेल चेंज नहीं हो रहा। अगर शेल चेंज नहीं हो रहा तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी आलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ एक फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से हमने बात की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब है किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ छोटा होता जाएगा। लिथियम का साइज़ बड़ा है, बेरिलियम का उससे छोटा, बोरोन का उससे छोटा, इस तरह से साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। साइज़ के डिक्रीज़ होने का मतलब है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और जितना आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो साइज़ वाला फैक्टर भी जहन में रखना है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और जितना साइज़ छोटा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी।
अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। किसी भी ग्रुप को लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप ही ले लेते हैं, अल्कली मेटल वाला। हाइड्रोजन नहीं लिखते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का और ये सेवन्थ का। इसका मतलब है कि इसमें जो आउटर शेल होगा वो सेकंड होगा, इसमें थर्ड होगा, इसमें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। शेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब साइज़ बढ़ रहा है। जब शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स के बढ़ने से ऑटोमेटिकली शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। जितने शेल्स दरमियान में बढ़ते जाएंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और इन दोनों के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, कम होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, अट्रैक्शन वीक हो रही है, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर यहाँ डोमिनेट नहीं करता। यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, नंबर ऑफ़ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट वाला। तो इसलिए जब हम टॉप से बॉटम आते हैं, साइज़ के बढ़ने से आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप वीक हो जाती है, इसलिए कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसलिए टॉप से बॉटम पे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये होगी पीरियोडिक ट्रेंड की बात के पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है। फैक्टर्स का आपने जहन में रखना है। अगर आप फैक्टर्स अच्छी तरह आपको आते हैं तो इस ट्रेंड को डिस्कस करना मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की। किसी भी एटम से हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा सकते हैं। जब हम किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी फर्स्ट के बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ आती हैं उनको हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम की एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी आपको दी। सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, 1 मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी जो हमें चाहिए वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। क्योंकि सोडियम के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो फ़िलहाल हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। मैग्नीशियम के आउटर शेल से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज, और इसके लिए जो डेल एच की वैल्यू है, यानी जो इसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होती है इसकी 738 किलो जूल पर मोल। इस तरह से इसी में से मैग्नीशियम पॉजिटिव में से मज़ीद एनर्जी दे के हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करवा सकते हैं, +2 चार्जेस आ जाएंगे इसके ऊपर, और जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी वो होती है तकरीबन 1451 किलो जूल पर मोल। इस तरह से अगर हम एलुमिनियम की एग्जांपल लें, एलुमिनियम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करवाएंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो इसकी फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है तकरीबन 570 किलो जूल पर मोल। वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये आपने खुद इनको कंफर्म कर लेना है। इस तरह से एलुमिनियम से सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और जो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो होती है तकरीबन 1850 किलो जूल पर मोल। इस तरह से एलुमिनियम के आउटर शेल में चूँकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं इजीली। +2, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवाएं तो ये +3 हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इसको हम कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वैल्यू होती है तकरीबन
2780 किलो जूल पर मोल, राउंड अबाउट वैल्यूज़ आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। इसको हम IE भी लिख सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एल्यूमिनियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और एल्यूमिनियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनको हम कहते हैं हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब आप डिफरेंस देखिए कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, आलमोस्ट डबल एनर्जी देनी पड़ती है सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन केस ऑफ मैग्नीशियम के केस में अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि निकाल तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ही रहे हैं, पहले हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। एक्चुअली होता यूँ है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बाकी मादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाती है। और ये बात मैंने आपको बताई है कि जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मैग्नीशियम की बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी न्यूक्लियस की, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, जब +1 चार्ज आया तो होल्ड बढ़ गया न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जब सेकंड को निकालना पड़ा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इस तरह से सेकंड के बाद जब थर्ड को निकालना पड़ा तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ी। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे न्यूक्लियस की जो ग्रिप होगी आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ती जाएगी, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए जो हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने अच्छे से जहन में रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की एप्लीकेशन क्या है, वैल्यूज़ की मदद से हमें क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से हमें मेटेलिक इंडेक्स को समझने में मदद मिलती है कि कौन सा एटम जो होगा वो मेटल हो सकता है और कौन सा एटम नॉन मेटल हो सकता है। मेटल्स को हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि मेटल्स वो एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। और जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ना करें, नॉन मेटल्स, चूँकि नॉन मेटल्स का साइज़ छोटा होता है, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, तो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ की मदद से हमें क्या पता चलता है, इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर, इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर। यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसी भी एलिमेंट के लिए लो होगी या कम होगी तो इसका मतलब है चांसेस है कि वो जो एलिमेंट होगा वो मेटल होगा। अगर किसी के लिए, किसी एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है चांस है कि वो जो एलिमेंट होगा, एटम होगा, वो नॉन मेटल होगा, और अगर इन बिटवीन होगी तो वो मेटालॉइड हो सकता है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये वैल्यू जो है ये हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी किसी भी मेटल के लिए, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, यानी मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यही वजह है कि जो फर्स्ट 2 पीरियड्स हैं, 1A अल्कली मेटल और 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू बहुत लो होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से हम किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी एटम में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं या इसको वैलेंसी भी कह सकते हैं कि एटम की वैलेंसी या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया हमें लग सकता है। देखिए, अगर तो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की जो वैल्यूज़ हैं
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलमोस्ट एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेशन में हूँ। जिस तरह से ये है, मैग्नीशियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1451 है, ऑलमोस्ट डबल है या इससे कुछ ज़्यादा भी होती है कुछ कम भी होती, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेशन में है। लेकिन जहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा आ जाए, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब यहाँ से इनर शेल शुरू हो चुका है। जिस तरह सोडियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 496 है, लेकिन जो सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये तकरीबन होती है 4450 किलो जूल पर मोल। अब आप डिफरेंस देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। जब इतना बड़ा गैप आ जाए आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है सोडियम का, वो आउटर शेल से नहीं जा रहा बल्कि इनर शेल से जा रहा है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि सोडियम के आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो हमें पता है, हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसको देख भी सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है जिसको निकालने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। इस गैप के बढ़ने का मतलब है कि इनर शेल यानी कि सेकंड शेल शुरू हो चुका है। इस तरह से मैग्नीशियम की फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज देखें। अगर हम इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो ये होती है तकरीबन 7730 किलो जूल पर मोल। अब सेकंड से थर्ड का डिफरेंस देखें, ये है 1451 किलो जूल पर मोल और ये है 7730। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब इतने बड़े गैप आने का मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले ये तो आउटर थे, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है। इसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वेरीफाई भी किया जा सकता है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये 2 आउटर इलेक्ट्रॉन थे जिनको निकालने के लिए इतनी एनर्जीज रिक्वायर्ड थी। जब ये निकल गए फिर हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना था सेकंड शेल से, इनर शेल से, तो इसलिए ये गैप इतना आया। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम 3, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज आपके सामने लिखी हुई हैं। जो इसकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसका गैप बहुत ज़्यादा होता है, और गैप ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम से वो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ की मदद से हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का भी आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी आइटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से हमें किसी भी एलिमेंट के मेटल या नॉन मेटल होने का आइडिया मिलता है। मेटल्स की रिएक्टिविटी को आपस में कंपेयर किया जा सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की मदद से, और किसी भी एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो हमने इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं। हमने बात की कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ बढ़ती हैं। अगेन मैं दोबारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये है जी हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, इसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सेवन्थ ग्रुप और ये आ गया जी इसके बाद 8th ग्रुप। हमने बात की कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बोरोन की उससे ज़्यादा, कार्बन की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर उससे ज़्यादा नियॉन की। जो हमने जनरल ट्रेंड पढ़ा उसकी रीज़न भी हमने बताई कि क्यों लेफ़्ट से राइट की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे 2 इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक तो यहाँ पे एक्सेप्शन आती है कि जो सेकंड
ये वाले सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड से ज़्यादा होती है। और एक एक्सेप्शन यहाँ पे आती है कि जो 5A वाले नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा, जब हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़े थे तो हमने बात की थी कि अगर s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं। अगर p में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको हम निकालना चाहते हैं तो उसको निकालना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं। अब अगर इस सेकंड A ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये होती है NS2 पे एंड होती है, जबकि थर्ड की NS2 और NP1, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल के अंदर होता है और इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल के अंदर होता है। यानी यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो S ऑर्बिटल से निकालना है और यहाँ से हमने जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो P ऑर्बिटल से निकालना है। और यही बात हमने वहाँ पे की थी कि S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू P ऑर्बिटल। तो यही वजह है कि जो सेकंड A ग्रुप होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, या बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन, क्योंकि यहाँ पे हम S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और यहाँ से हम किस ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं? P ऑर्बिटल से। ऑर्डर में दोबारा लिख देता हूँ। S ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है अगर इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में हो, उससे कम P ऑर्बिटल, उससे कम D ऑर्बिटल और सबसे कम होता है F ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में मौजूद है। तो ये तो हो गई इसकी रीज़न। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा होती है, ये हमें पता चलेगा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। अब अगर हम इनके आउटर ऑर्बिटल्स को देखते हैं, आउटर सबशेल को देखते हैं, तो नाइट्रोजन का जो आउटर सबशेल है, जो P सबशेल्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं, जबकि जो ऑक्सीजन के P सबशेल हैं वो पार्शियली फिल्ड हैं। हाफ फिल्ड का क्या मतलब है? क्योंकि P जो सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे P सबशेल के अंदर तो उसको हम हाफ फिल्ड कहेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसको हम एम्प्टी कह देते हैं, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कम्प्लीटली फिल्ड कहेंगे। अगर 1 2 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे पार्शियली फिल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे P सबशेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में ये पार्शियली फिल्ड है, जबकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड है। और ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी हमें ये बताती है कि जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं या कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन की ये वाली कन्फिग्रेशन है ये ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि नाइट्रोजन ईज़िली इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन ईज़िली नाइट्रोजन लूज़ करना नहीं चाहेगा तो इसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या रीज़न है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसकी रीज़न में हम नहीं जा रहे, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में सिमेट्री होती है और सिमेट्री हमेशा स्टेबिलिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे सिमेट्री होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कन्फिग्रेशन जो हाफ फिल्ड है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड। तो चूँकि ये कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होता, नाइट्रोजन ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता। तो यही वजह है कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको आयोनाइज करने के लिए। तो ये दो इसमें एक्सेप्शनल केसेस थे कि सेकंड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों थर्ड ए से ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन वाले ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन वाले ग्रुप से क्यों ज़्यादा होती है। तो रीज़न्स मैंने आपको बता दी, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तमाम बातों को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया।
मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की डिटेल से। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।